तो कहानी की शुरुआत में हमें जुआन टियान क्वेंटीन एंड और स्टार स्पिरिट ट्रैक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा अपनी आंखें खोलता है। वो बोलता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं जो कि उसकी पास्ट लाइफ की होती हैं। उसे पता चलता है कि वो गेम खेलते खेलते ही अपनी दुनिया से टपक गया होता है और वो अभी जिस बॉडी में होता है उसे उस बॉडी की यादें आने लगती हैं कि जैसे वो कब पैदा हुआ, कैसे वो ठरकी था और कैसे उसने अपनी मॉम को कल्टीवेशन करने के लिए एग्री करवाया था। और जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं उस जगह का नाम है जुआन टियान क्वेंटीन, जो कि मार्शल आर्ट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे हर चीज से ज्यादा मार्शल आर्ट को बढ़ावा दिया जाता है। और यदि यहाँ पे कोई नया सेक्ट होता है वो ओपन होता है तो यहाँ के सारे डिसाइबल होते हैं उस सेक्ट के अंदर जाने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट की इज्जत इस वर्ल्ड में इतनी ज्यादा है जितनी हमारी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बताता है कि ये जो अभी सेक्ट ओपन हुआ है स्टार स्पिरिट सेक्ट, वो भी एकदम नया है, एक आधा महीना ओपन हुआ है और उसके सेक्ट लीडर को भी अभी तक कोई नहीं जानता है। और यहाँ पे आज स्टूडेंट रिक्रूटमेंट है, वो एग्जाम है, वो होने वाली है, जिस कारण के लिए यहाँ पे सब आए हैं। पर अब वो सोचता है भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ना मेरे पास पावर है ना मेरे पास कुछ है, तो मैं यहाँ पे खड़े रह के कर ही क्या लूंगा। अब वो ये सोचने लगता है कि उसे फिलहाल के लिए कुछ टाइम वेट करना चाहिए और अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। इतने में ही सभी लोग होते हैं वो धक्का मुक्की करके आगे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेक्ट के लीडर से वो आए होते हैं। यहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है कि मेरा नाम लुओ क्यांजुए है और मैं यहाँ की सेक्ट लीडर हूँ और हम यहाँ पे आज अपने एक न्यू डिसाइपल को है वो रिक्रूट करने के लिए आए हैं। सभी लोग होते हैं वो सेक्ट के डिसाइपल बनना चाह रहे होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें इज्जत और पावर चाहिए, क्योंकि उन्हें ये सेक्ट लीडर चाहिए, मुझे भी चाहिए वैसे तो। बट हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी सोच रहा होता है कि आखिरकार इसमें खास क्या है। ये एक ऐसी नॉवल की तरह है जो हमेशा बीतती रहती है, बट हाँ जो पढ़ते हैं हम और जो कॉमिक में पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में सेम नहीं होता है, जो कि मैं अभी सामने देख पा रहा हूँ। इतने में ही सेक्ट लीडर क्यांजुए होती हैं, वो बोल देते हैं कि बट यहाँ पे आज सिर्फ हम एक ही बंदे को है वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो भी बंदा हमें 10,000 स्पिरिट स्टोन है वो देगा वो हमारे सेक्ट के अंदर आसानी से आ जाएगा। सभी लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं क्या ये सेक्ट लीडर पागल हो गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्थित चीज इसे देना बहुत बेकार है। वो बोलने लगते हैं कि अगर हमारे पास एक स्पिरिट स्टोन भी हो तो हमारा पूरे महीने का गुजारा ऐसे ही चल जाएगा। सभी लोग होते हैं उस सेक्ट को और उसके सेक्ट के लीडर को गालियां देने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि पर जो भी हो बिजनेसमैन की आदत कभी नहीं बदलती, यहाँ पे भी पावर के बदले धंधा खोल रखा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये स्कीम तो मुझे मेरा रियल वर्ल्ड की तरह लग रही है, पहले 10,000 येन भरो उसके बाद है तुम्हें जॉब मिलेगी फिर कमाई करो। वो ये सोच ही रहा होता है कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इस सेट को ज्वाइन करेगा और इस ऑफर को लेगा। इतने में ही एक सिस्टम अपेयर होता है और वो बोलता है कि जनाब अली स्वागत करो हमारा। सिस्टम का नाम होता है द इनविंसिबल बिग स्पेंडर सिस्टम। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मुझे मेरे सिस्टम को ओपन करने में एटलीस्ट 2-3 साल लगेंगे, बट यार ये तो एक पल की बात निकली। पर मेन कैरेक्टर को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चीज क्या है जो उसके सामने प्रकट हुई है। सिस्टम होता है वो बताता है कि सिस्टम का मतलब ये है कि तुम जितने ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतने ही पावरफुल हो जाओगे, इसलिए तुम्हें वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा खर्चीला आदमी बनना है। अब मेन कैरेक्टर का पूरा इंट्रो दिया जाता है हमें, उसका नाम होता है ये फेंग, वो 18 साल का है, वो मॉडल एलम से बिलोंग करता है। फिलहाल पे उसके पास है वो कुछ एबिलिटी वगैरह नहीं है। सिस्टम ये भी बताता है कि वो सिस्टम है वो उसे हर चीज है वो ला के दे सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल का स्पिरिट स्टोन भी क्यों ना हो। सिस्टम ये भी बताता है कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको खर्चा करना है, बट इतना कम भी नहीं करना है जो माना भी ना जाए और इतना ज्यादा भी नहीं करना है जो गिना भी ना जाए, तो अपनी लिमिट में और औकात के हिसाब से करना। सिस्टम ये भी बताता है कि तुम यहाँ के टास्क कंप्लीट करके अपने लिए पॉइंट्स इकट्ठे करने लगते हो तो भी बता देता है कि अगर तुम अपने उचित अमाउंट पे अपनी आज मनी स्पेंड करते हो तो तुम्हें बढ़िया अमाउंट का क्रेडिट मिलेगा, बट अगर फालतू में करोगे तो लंबा काटूंगा। अब सिस्टम ये भी बता देता है कि अगर तुम अपनी ग्रेड्स को है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो तुम अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो, एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। फैंग होता है वो सोचने लगता है कि आज मैं अमीर बन चुका हूँ, इसका मतलब है मुझे खर्चा करना है, बट ऐसे करना है कि ना वो नुकसान हो ना वो फायदा हो। अब सिस्टम उसे एक टास्क दे देता है, अगर वो स्टार स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है तो उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे, वरना वो इस क्वेस्ट को है वो मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है। ये फैंग भी बोल देता है कि तुमने तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है मेरे पास। अब दूसरी तरफ हमें सेक्ट लीडर के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। वो बंदा बोलता है कि माय लेडी आप इनसे इतनी ऊंची रकम कैसे मांग सकती हो, ये वैसे भी छोटे मोटे परिवार से आने वाले लोग हैं और इनके लिए ही झेलना बहुत मुश्किल है। क्यांजुए होती है वो बोलने लगती है कि वैसे मुझे पहले से ये पता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये लौंडे हैं वो इतने ज्यादा पैसे खर्चीले तो लगते नहीं है कि ये सब कुछ है वो कर पाएंगे। मेरे डैड को भी ये पता था, बट हमने फालतू की मेहनत है वो की। और इसी के साथ वो अपने मन में बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे जब यहाँ पे सेट खोलने के लिए बोला था मुझे काफी वियर्ड लगा था, क्योंकि जहाँ पे मैं कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे ऊपर जाना चाहती हूँ मेरे डैड मुझे अपनी बंदिशों में है वो बांध रहे हैं। पर क्यांजुए ये भी बोलते कि मेरे फादर को ये नहीं पता है कि मैं कितनी ज्यादा बड़ी गॉडेस हूँ और यहाँ पे रिबॉर्न हुई उनकी फैमिली में।
और अगर मुझे अपनी जगह पे वापस जाना है तो मुझे फिर से इस टॉप वर्ल्ड में वो आना पड़ेगा। ख्यांश जो होती है वो बोलने लगती है कि सबसे पहले मुझे अपनी रिलम को क्रॉस करना पड़ेगा और सबसे पहले अपने मास्टर के पास जाके बताना होगा कि मुझे किस तरीके से मारा गया था, और जब तक मैं अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लेती तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ख्यांश जो होती है उस जगह से जाने लगते है। वो बोलने लगती है कि चलिए यहाँ से, अब मुझे नहीं लगता है कि इन लॉन्डो में ताकत भी है कि हमें ये 10,000 स्पिरिट स्टोन भी है वो दे सकें, तो भटक लो। दूसरी तरफ हमारा लौंडा यानी फैंग होता है, वो बोलता है सेक्ट लीडर, मुझे लगता है आपका सेक्ट अभी नया नया ओपन हुआ है तो शायद आपको 10,000 से नहीं 1,00,000 से नवाजा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सुनते कि आंजुए की भी है वो फट जाती है। वो पीछे देखती है और हमें दिखता है जो फैंग होता है वो एकदम स्टाइल में खड़ा होता है, और जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि मजाक कर रहे हो, तुम हमें 1,00,000 स्पिरिट स्टोन देना चाहते हो। वो बोलता है कि हाँ देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप मुझे खुशी से मना कर सकते हो। पहले फैंग को लग रहा होता है कि अगर वो सेट को ज्वाइन करेगा तो उसकी बेवकूफी होगी, बट यार जब यहाँ पे सिस्टम ने ही ऑर्डर दे दिया है तो कैसे उसे रिजेक्ट कर सकता है, चाहे उसके लिए उसे कोई बेवकूफ बंदा ही क्यों ना करना पड़े। अब इसी के साथ फैंग होता है वो क्यांजुए को अपनी रिंग है वो दे देता है जिसके अंदर है 1,00,000 स्पिरिट स्टोन है वो होते हैं, और वो जैसे ही उसके पास पहुंचती है उसे पता लग जाता है कि ये रियल स्पिरिट स्टोन हैं। क्यांजुए सदमे में आ जाती है। वो बोलने लगती है कि हम इस जैसे पागल बंदे को अपने सेक्ट में कैसे ले सकते हैं जो एक सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए 1,000 स्पिरिट स्टोन दे रहा हो। सच कहा जाए तो क्यांजुए खुद भी सेट को बनाना नहीं चाह रही होती है, बट अपने पिताजी के कहने के कारण वो ये सब कर रही है, और इसीलिए वो उससे पीछे छुड़ाने के लिए बोलती है देखो बंदे जो भी तुम्हारा नाम हो, बट देखो यार हमारे सेट के पास इतनी अभी जगह भी नहीं है कि हम तुम्हें रहने के लिए कमरा भी अफोर्ड करा सकें, तो सोच लो। फैंग होता है वो अपने सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोलता है मैडम जी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ये सारे काम मैं खुद संभाल लूंगा, चाहो तो मैं पूरे सेट को ही अपने आप खड़ा कर दूं, बोलो तो कर दूं। क्यांजुए होती है वो सीधा जाती है और उसे कोने में लाके बोलती है कि देखो यार मेरी बात सुनो, हमारे सेट में कोई अच्छा खासा रिसोर्स भी है वो नहीं है, स्टूडेंट भी बिल्कुल भी नहीं है यार, तुम वहां पे आके बोर हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन मत करो यार। फैंग होता है वो बोलने लगता है कि सेक्ट लीडर अगर आपके पास रिसोर्स कम है तो यार चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे जान कह सकती हो चाहे दे सकती हो, और आपको जो भी कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो मैं आपको दिलाऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। पर फैंग भी ये समझ चुका होता है कि सेक्ट लीडर खुद नहीं चाहती है कि वो उनके सेक्ट में ज्वाइन हो, वैसे भी ये बात सही तो है। क्यांजुए को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है इस लौंडे ने अपने आप को समझ के क्या रखा है, ये चाहता है कि मैं इससे रिसोर्स लूं और अपने आप को कूल प्रिटेंड करना चाहता है। पहले मेरी पूरी मेहनत पे ये बंदा पानी फेरने पे तुला हुआ है। अब बहुत ज्यादा डेस्परेट होके वो उसे हिलाने लगती है और वो बोलने लगती है क्या तुम सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि तुम हमारे सेट को है वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, ये हमारे लिए काफी रहेगा फिलहाल के लिए। तो क्यांजुए को ये भी लगने लगता है कि शायद ये बंदा सिर्फ मेरे लिए सेट को है वो ज्वाइन कर रहा है, और उससे पल्ला झाड़ने के लिए वो बोलती है देखो शायद अगर तुम आज हमारे सेट को ज्वाइन भी कर लेते हो मैं तुम्हें दूसरी बार देखने के लिए कभी भी नहीं आऊंगी कि तुम्हारी ट्रेनिंग है वो कहाँ तक पहुंची है, मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है, और जो भी हो तुम ही राजा हो तुम ही मंत्री हो, ये सोच के तुम्हें अपने ऊपर ही निर्भर रहना है। तो वो बोलता है कि क्या बकचोदी कर रही हो। अब फैंग होता है वो कुछ सोचने लगता है कि क्या करूं भाई, ना बोल दूं वरना यार स्पिरिट स्टोन तो मेरे हाथ से जाएंगे ही जाएंगे, सिस्टम भी लात मार के भगाएगा। और क्यांजुए को भी लगने लगता है कि फाइनली अब फैंग है वो अपना इरादा बदल के सेट को तोड़ने वाला है, मतलब यहाँ से जाने वाला है, और उसे ये भी लग रहा होता है कि जबकि मैंने इसे इतना कुछ सुना दिया इतना कुछ बता दिया अपने सेट के बारे में, अब मुझे नहीं लगता ये बंदा मेरे सेट में आके अपनी लाइफ को बर्बाद भी करना चाहेगा। पर ऐसा सिग्मा और क्रेजी लौंडा वो बोलने लगता है कि सेट लीडर मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो या ना रखो, या अपने घर में रखो या ना रखो, भाई मैं अपना जुगाड़ कर लूंगा, मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है। और दूसरी तरफ फैंग अपने मन में ये बोल रहा होता है कि वैसे भी इस सेट के अंदर जाने का मेरा कोई खास मोटिव नहीं है, मुझे बस अपने टास्क को कंप्लीट करना है और उसके बाद प्राइज मनी को लेके फिर से अपने नया टास्क पे निकलना है। ये सारी बातें सुनते ही है वो जमीन पे आ जाती है क्यांजुए, और वो बोलने लगती है इसकी माँ का ये क्या लड़का है। फैंग भी होता है वो बोलता है कि मैडम जी आपको क्या हुआ, आप उठिए मैं आपको हाथ देता हूँ। दूसरी तरफ क्यांजुए अपने मन में बोलती है साला कैसा चूतिया लड़का है, साले ये अपने 1,00,000 स्पिरिट स्टोन मेरे ऊपर स्पेंड कर रहा है जस्ट बिकॉज उसे सेट के अंदर एंट्री लेनी, और ये इतना ज्यादा खुश कैसे है। शायद एक भगवान है जिसने मुझे परेशान करने के लिए इस लौंडे को मेरे पास भेजा है, लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करके रहेगा। अब वो फैंग से काफी ज्यादा इरिटेट है वो होने लगती है। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को समन करने लगती है और इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है कि साले कैसे तूने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया तो किया साले, 10 गुना पैसे देने की क्या जरूरत है। मैं उसका साथी उसे रोकता है, वो बोलता है कि मैडम जी ऐसा मत करो, ये बंदा हमें इतना ज्यादा बड़ा फंड दे रहा है, ऊपर से आप इसका काटने पे लगी हो। फैंग भी सोच रहा होता है कहा औरत है बे, हम तो इसकी मर्जी ऊपर से कर रहे हैं और ये हमको ही चाकू दिखा रही है। अब क्यांजुए भी होती है वो हार मान के वो बोलती है कि अच्छा ठीक है आज और अभी से तुम हमारे स्पिरिट सेट के वो बंदे बन चुके हो और इसी के साथ तुम यहाँ पे शामिल हो। सिस्टम होता है उसे अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए 100 पॉइंट्स है वो दे देता है, और इसी के साथ जो अभी उसने 1,00,000 स्पिरिट स्टोन है वो खर्च किए होते हैं वो उसके
बिग स्पेंडर लिमिट के हिसाब से थे, इसलिए अब उसे उसके भी डबल अमाउंट मिल जाता है। पर यहाँ पे फैंग को अभी भी कुछ नहीं पता होता है कि आखिरकार उन पॉइंट से होता क्या है। वो जानना चाहता था कि इससे होगा क्या, इसलिए वो अभी रुका हुआ है। पर ऐसा लालची बंदा वो बोलता है कि सिस्टम तुम मुझे बताओ ना, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा टास्क हो तो मुझे बता दो, मैं कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, हमको तो पैसे से मतलब है ना। सिस्टम होता है उसे बोलता है कि फिलहाल के लिए हमारे पास आपके लिए कोई भी टास्क नहीं है, आपको वैसे ही नल्ले बेरोजगार बैठना होगा, तो कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए। जब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो फैंग होता है वो क्यांशवे के पीछे पड़ जाता है और वो बोलता है कि मैं आपके सेट का इकलौता डिसाइपल हूँ, इसका मतलब मैं आपका डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, तो क्या आप मुझे पर्सनली ट्रेनिंग दोगे अकेले में। क्यांशवे बोलने लगते हैं कि हमारे स्कूल में या फिर कहीं सेट के अंदर ऐसी कोई भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज नहीं है। क्यांशवे अब सोच रही होती कि वैसे तो वो इस बंदे को कुछ भी सिखाना नहीं चाहती है, बट उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया है कि वो अपने सेट के हर बंदे को इतनी ज्यादा डेडिकेशन से चीजें सिखाएगी कि मानो ही मत। और शायद ये फैंग है वो सच में मेरा डायरेक्ट डिसाइपल है, वो बनना चाहता है और मैं नहीं चाहती ये बने, क्योंकि ये मेरी रास्ते का रोड़ा बनेगा। अपना फैंग भाई वो तो अलग एटीट्यूड में होता है, वो बोलता है कि कीमत बताओ, तुम्हें मुझे अपने डायरेक्ट डिसाइपल के स्वीकारने के लिए क्या कीमत है भाई बताओ। ये बात सुनते ही क्यांशवे तो एकदम सदमे में चली जाती है और इसी के साथ उसके साथ वाला बंदा भी। वो बोलने लगती है कि ये बंदा पागल है, ये मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए अपने इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसे खर्च करना चाहता है। क्यांशवे अभी भी उसे टेस्ट करना चाह रही होती है, इसलिए वो बोलती है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो चलो ठीक है, मुझे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है वो चाहिए, अगर दे पाओ तो बात ठीक है, और जैसे ही तुम मुझे ये अमाउंट ऑफ स्पिरिट स्टोन है वो दे दोगे तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल भी है वो बन जाओगे। और ये बात सुन के तो हमारा फैंग भी एक पल के लिए सदमे में चला जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट है कि शायद सिस्टम भी उसे देने में हिचकिचाए। फैंग होता है वो बोलने लगता है कि मोहतरमा आप ये क्या बात कर रहे हो, इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट। अब हमारी कैन फैंग को ये भी लगने लगता है कि शायद ये बंदा मना करने वाला है और खुद ब खुद सेक्ट से रिजाइन करने वाला है, और वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि यहाँ पे उसकी जीत होने वाली है। ये बोलने लगता है कि मैंने इससे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है वो मांगे हैं, जो कि यहाँ के सबसे बड़े सेट के लिए भी देना काफी मुश्किल है। पहले तो फैंग के रिएक्शन से ये लग रहा होता है कि वो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बट हमारा लौंडा बोलता है बस इतना ही यार, थोड़ा अमाउंट बढ़ाओ, अपनी औकात के हिसाब से तो बोलो। और फैंग होता है वो मजे मजे में उसे 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है वो दे देता है, जो कि भाई अजब ही लेवल का अमाउंट है। फैंग बोलता है कि देखो 1 लाख तो आपकी प्राइस थी और मैं 4 लाख आपको ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि आज से मैं आपका पर्सनल डिसाइपल हूँ। फैंग ये खुद भी जान रहा होता है कि वो अभी पैसों को बर्बाद कर रहा है, बट यहाँ पे जब तक उसे ये पता है कि उसे क्या करना है तो सब कुछ यार सही है। और सिस्टम भी होता है वो आ जाता है भाईजान को उसका कांग्रेचुलेशन देने की, भाईजान आपने नया टास्क कंप्लीट कर दिया है, आपको 200 बिग स्पेंडर पॉइंट है वो मिल चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फैंग की ये रईसी देख के तो जैसे क्यांशवे की है वो झटके में झटके पड़ रहे होते हैं। वो सोच नहीं पा रही होती कि एक नॉर्मल बंदा इतनी ज्यादा हाउ अमाउंट की चीज को कैसे अफोर्ड कर रहा है। वो बोलती है कि अगर कोई ये बंदा इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट लेके किसी बड़े सेट के पास चला जाए ना, वो बंदा उसे अपना महाराजा बना देगा एक ही बार में, वो चाहते हुए या ना चाहते हुए। वो सीधा होती है वो उससे बोलने लगती है कि फैंग सुनो यार, मैं ना चाहते हुए चाहते हुए मैंने अपना प्रॉमिस रखना है, इसलिए मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल है वो घोषित कर देती हूँ। होती है वो सीधा उसे एक स्वॉर्ड देती है जिसका नाम होता है डीप ब्लैक स्वॉर्ड, जो कि उसके मास्टर के रूप में एक पहली और आखिरी गिफ्ट है। अब क्यांशवे अपने मन में बोलती है अगर ये बात है वो पब्लिक में आ गई कि मैं एक बंदे से इतना ज्यादा बुरी तरीके से गंदा हारी हूँ तो मेरी तो इज्जत गई। अब सिस्टम का झटका देने के लिए तैयार हो जाओ। सिस्टम बोलता है कि देखो यार, तुम है वो खर्चीले बंदे बने हो यानी बिग स्पेंडर, तो तुम यहाँ पे खर्चा करो तुम्हारी औकात के बाहर, बट अगर तुम किसी से कुछ लेते हो तुम्हारी तो लगाऊंगा मैं। और इसी की वजह से वो उसके 20 पॉइंट है वो माइनस कर देता है और वो बोलता है अगर तुम ये स्वॉर्ड्स को रिटर्न कर देते हो तो हम तुम्हारे पॉइंट भी तुम्हें एकदम अच्छे से रिटर्न कर देंगे। फैंग बोलने लगता है ये सिस्टम के गिफ्ट तो मुझे काफी ज्यादा महंगे पड़ने वाले हैं, और इसी के साथ होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और वो क्यांग फैंग से बोलता है मिस क्यांशवे या फिर कहूँ सेक लीडर, मैं आपका इस छोटा सा नजराने को है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे बहुत ऊपर हैं। फैंग ये भी बोल देता है कि अगर आपको मुझे सच में कोई गिफ्ट देना है तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे लो, मुझे उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो वो बोलने लगती है क्यांशवे अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया की हर चीज को अपने हिसाब से खरीद सकते हो, और अगर तुम अपने इकलौते मास्टर की एक चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो सच कहूँ तो इस चीज को वापस दे दो और तेल लगा जाओ। एट दिस मोमेंट वो बंदी सच में काफी ज्यादा ये वो गुस्सा हो चुकी होती है, तो मजाक के मूड में क्यांशवे होती है वो बोलने लगती है डीप ब्लैक स्वॉर्ड है वो हमारे सेट का ट्रेजर है 7th रैंक का, और ये इतना ज्यादा पॉपुलर है इसको लेने के लिए कोई बंदा भी अपनी जान दे दे, पर ये लौंडा तो पैसों में अंधा हो चुका है। और इसी के साथ वो उस जगह से प्रस्थान है वो कर लेती है। वहां से उसके चले जाने के बाद फैंग होता है वो एल्डर भाई से बोलता है एल्डर भाई क्या आपकी सेट लीडर थोड़ी पागल है या थोड़ी बेवकूफ है, जब मैं उसे सामने से इतना बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफर कर रहा हूँ तो उसको दिक्कत क्या है। एल्डर भाई बोलते हैं कि फिलहाल के लिए चुप रहो, वो साली तुम्हें अभी भी ये वो सुन रही होगी तो अपने आप को थोड़ा शांत रखो। पर एल्डर भाई खुद सदमे में होते हैं, वो बोलते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन के बाद इतना ज्यादा बड़ा लार्ज ऑफ अमाउंट फाइनेंस होना बहुत ज्यादा ये वो खतरनाक है और ये नामुमकिन भी है। एल्डर भाई बताने लगते हैं कि जो हमारी सेंटेस या फिर कहें हमारी माई लेडी है वो बहुत ज्यादा ये वो अच्छी है, बट उनका दिल है वो एक समंदर की तरह है, जो अगर उनकी लाइफ में अगर कोई बदलाव ना आए तो उनकी खुद की कल्टीवेशन रुक जाती है। और ऐसे में इस लड़के का यहाँ पे आना बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये लड़का पैसों में अंधा है, ये चाहे तो मैडम को भी पल भर में खरीद ले।
इसी के साथ एल्डर भाई होते हैं, वो बोलते हैं कि चल लौंडे ये सारी बातें तो रही साइड में, चल मैं तुझे अपने सेट ले चलता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। और उसे अपनी तलवार पे बिठा के वो ले जाते हैं उसे स्पिरिट सेट के अंदर कुछ सेकंडों में। पर रास्ते में हमारा वो बंदा या फिर फैंग है वो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है, इसलिए वो चिड़ियां गिन रहा होता है और कुछ ही देर में उसके सिर के ऊपर ही चिड़ियों का घोंसला बन जाता है। अब इतनी ही देर में सिस्टम के द्वारा हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जुआनटियान, क्वेंटीन एंड गोर 9 रिलम्स के अंदर है वो बांटा गया है। स्पिरिचुअल रिलम, की गैदरिंग रिलम, स्पिरिट फाउंडेशन रिलम और फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट रिलम और सोल फॉर्मेशन रिलम और ऐसे ही कुछ रिलम्स और होती हैं। और हर रिलम के अंदर 9 लेयर्स होती हैं जिन्हें तोड़ने के लिए तुम्हें पर लेयर 10 बिग स्पेंडर पॉइंट है वो खर्च करने पड़ेंगे, जो कि इनफ है। और अगर तुम्हें की रिलम के अंदर है वो जाना है तो तुम्हें पर राउंड 100 बिग स्पेंडर पॉइंट एवर करने पड़ेंगे। और अगर वो स्पिरिट फ्यूजन रिलम पे जाना चाहता है तो यही बेस सेम अमाउंट है 1000 का। हमारा बंदा ये समझ जाता है कि अगर उसको खुद को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे उसको खर्चे करने की बहुत जरूरत है, इसलिए वो सोचता है कि ये सिस्टम भी बड़ा पागल है। इतने में ही फैंग के पास होता है वो सिस्टम का एक ड्रॉप है वो गिरता है जिसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। वहाँ पे एक चीज होती है जिसका नाम होता है जार और स्पिरिट हर्ब्स, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स की वर्ड स्पिरिट से हब होती हैं। वैसे तो यहाँ पे 90% चांस है अगर वो इस चीज को लेता है तो उसे शायद लो ग्रेड की स्पिरिट हर्ब्स वो मिलेंगी, बट अगर वो फिर भी लेता है तो 80% चांस ये भी है कि शायद उसे सेकंड ग्रेड की स्पिरिट हर्ब्स मिल जाएं। वैसे ये प्राइस तो सीधा फैंग के दिल में लग रहे होते हैं, बट वो सोच रहा होता है कि हालांकि ये चीजें वो थोड़ी महंगी हैं, बट अपने आप को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं। यहाँ पे फैंग ने एक्सपेक्ट किया होता है कि अगर यहाँ पे 9th ग्रेड की है वो स्पिरिट हर्ब निकलती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और सिस्टम ने ये भी वार्निंग दी होती है कि जो तुम चीज चाह रहे हो उसकी सिर्फ 10% गारंटी है। अब सिस्टम भी उसे ये बताने के लिए आ जाता है कि जो अभी तुम खर्चा करने वाले हो वो तुम्हारा बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा होगा, पर अगर तुम्हारे पास 9th ग्रेड की स्पिरिचुअल हब आ जाती है तो तुम्हारे लिए एक मुनाफे से ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ बोनस मिलेगा। यह बात सुनते ही हमारा फैंग गुस्से में आ जाता है, बोलता है हंस तेरी माँ का, इसकी साली ये सब क्या दिखाना पड़ रहा है यार। फैंग होता है वो बोलने लगता है कि ये रिजल्ट है वो मेरे लिए काफी ज्यादा सिर्फ दुखाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10% चांस है और 90% है कि मैं हार जाऊंगा, तो मैं रिस्क लेना ना ही पसंद करूँ तो बढ़िया है। और अगर ऐसा ही बिहेव मैं पागलों की तरह बाहर करने लगा तो लोग मुझे पागल समझ के तड़ी पार कर देंगे। पर अब चाहे ना चाहते हुए गान फटे तो फटे बट नवाबी ना घटे ये सोचते हैं वो सीधे अपने स्पेंडर पॉइंट को स्पेंड कर देता है। अब वो सीधा का सीधा अपने 100 पॉइंट से वो लगा देता है स्पिरिचुअल रिलम के 9th लेवल पे। और चालू स्वॉर्ड यानी फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर हमारे बंदे के इतने ज्यादा खतरनाक औरे को देखते हैं वो आदमी बोलता है, यानी एल्डर भाई बोलते हैं, इसकी माँ का साकी नाका ये बीच के में यार ब्रेक थ्रू कर रही है, पागल वागल है। अब एल्डर भाई थोड़ी क्यूरियस हो चुके होते हैं, इस वजह से वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाथ लगाने की कोशिश भी है वो कर बैठते हैं, बट वो जैसे ही रियलाइज करते हैं कि ये तो भाई गलत सीन हो गया है, क्योंकि फैंग यहाँ पे स्पिरिचुअल सी को है वो क्रॉस करने हैं वो जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा ही है वो कम उम्र में ये सब कर रहा है, क्योंकि अगर इसके साथ के अगर या इससे बड़े लोग भी अगर 20 से ज्यादा होना तो भी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकते। और थोड़ी मेडिटेशन और कल्टिवेशन के बाद वो अपनी आंखों को भी है वो खोल लेता है। इसी के साथ वो रियलाइज करता है वो शायद अपनी मकसद तक है वो पहुंच चुका है, पर अभी भी वो अपने मकसद के थोड़े दूर होता है, इसलिए वो अभी भी अपनी झपकियां वो लेना शुरू कर देता है। और अभी भी एल्डर भाई सदमे में होते हैं कि ये बंदा आखिरकार है कौन और उसके अंदर इतनी पावर और इतना पैसा है कैसे। धीरे धीरे करके फैंग होता है वो सारी लेयर्स को ब्रेक करता हुआ चला जा रहा होता है और एल्डर भाई बोलते हैं कि इसकी उम्र में ये सब करना नामुमकिन है। सीधा सीधा कहा जाए तो एल्डर भाई बोलते हैं कि ये बंदा अपने आप को ऐसे कुएं में धकेल रहा है जहाँ से बाहर आने का रास्ता बहुत कम है बट अंदर जाने का बहुत ज्यादा। एल्डर भाई ये भी बताते हैं कि जो प्रोसेस ये कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, बट ये यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, तो आखिरकार कैसे ये वो कर कैसे रहा है। और ऊपर से ये फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर बैठा है जिससे कंसंट्रेशन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और ऊपर से ये रिलम यहाँ पे अपनी अपग्रेड कर रहा है। और कुछ ही पलों में जो फैंग होता है वो सेकंड लेयर को तोड़ के भी बाहर निकल आता है और एल्डर भाई सदमे में आ जाते हैं कि इसकी माँ का ये कर कैसे। एल्डर भाई को सदमा देना हमारा फैंग अभी भी बंद नहीं कर रहा होता है, वो पल बाय पल अपने आप को है वो अपग्रेड कर रहा होता है। वो 5th लेयर तक पहुंच चुका होता है, धीरे धीरे करके वो 6th तक भी पहुंच जाता है। अब वक्त आ चुका होता है उसकी फाइनल रीच पे आने का, यानी 9th लेवल पे। फैंग होता है वो बोलने लगता है कि मुझे अपनी 9th लेयर को क्रॉस करने के लिए पूरे के पूरे 10 मिनट है वो लगे हैं। यार ये बहुत ज्यादा टाइम है वो ले लिया है मैंने, शायद मेरी एल्डर है वो मुझसे बहुत ज्यादा ये वो नाराज होंगी इस चीज के लिए। इसी के साथ फैंग होता है वो एल्डर भाई से बोलने लगता है, एल्डर भाई मेरी मास्टर ये जान के बहुत ज्यादा दुखी होंगी कि मैंने अपनी 9th लेयर को है वो क्रॉस करने के लिए अराउंड 10 मिनट से वो ले लिए, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा कचरा साबित होने वाला हूँ। एल्डर भाई होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा बेटे तू ट्रैश है, तेरे साले मैं सदमे में आ चुका हूँ, पूरे 10 मिनट में मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया तुझे पता है। एल्डर भाई बोलते हैं अगर तू ये साले ये 10 मिनट में कर सकता है, मैंने अपने पूरे के पूरे 8 महीने इस चीज में बर्बाद किए 9th लेवल पे आने के लिए, समझ रहे लौंडे। अब एल्डर भाई ये समझ जाते हैं कि ये बंदा यहाँ पे सेट से कुछ भी लेने के लिए नहीं आया है, ना ही ट्रेनिंग ना ही पैसा ना ही और कुछ। तुम्हारी स्पिरिचुअल टेक्निक काफी ज्यादा बेटर है तो शायद तुम अपने आप से ही ग्रो कर सकते हो, बट हमारे फैंग को इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है।
ये बात सुनते ही एल्डर भाई बोलने लगते हैं कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स ना हो या फिर तुम्हारे पास कोई टेक्निक ना हो, ये नामुमकिन है क्योंकि इतनी ज्यादा कल्टीवेशन बहुत। और अपने आप की सेटिस्फेक्शन के लिए वो उसके सिर पे हाथ रखते हैं और उसकी रूट्स चेक करने लगते हैं। तो उन्हें ये ज्ञात होता है कि उसके अंदर कोई भी रूट्स है वो नहीं। और वो बोलता है फैंक, आपसे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप मेरे से बड़े हो सर। और अभी भी एल्डर भाई को हमारे फैंक के ऊपर काफी ज्यादा संदेह था, इसलिए वो बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, अभी हमें सेक्ट लीडर के पास चलना है और उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। वो अपने मन में बोलने लगते हैं कि हालांकि मुझे ये पता चल चुका है, ये बंदा हमारा डिसाइपल तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, ये किसी अलग मकसद से यहाँ पे आया है, जैसा कि हमें पता यार पैसा कमाने आया है और क्या। और कुछ ही देर में जो हमारे एल्डर भाई होते हैं वो चले जाते हैं हमारी सेक्ट लीडर क्वांगजुए के पास। क्वांगजुए होती है वो बोलने लगते हैं कि सेक्ट लीडर भाई आपको इतना टाइम कैसे लगा यहाँ तक पहुँचने में। एल्डर भाई बोलते हैं अरे आपका डिसाइबल बीच रास्ते में ब्रेक थ्रू करेगा और मेरा कंसंट्रेशन कहीं और होगा। एल्डर भाई बताते हैं कि आपके इस लॉन्डे ने स्पिरिचुअल सी है वो आपसे 20 टाइम बड़ा अचीव है वो किया है और ऊपर जितने 9th लेयर की भी फाड़ दी है। सोने पे सुहागा तो ये है कि इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स ही नहीं है। क्या जो होती है वो सीधा हमारे फैंक के ऊपर है वो बढ़ने लगती है कि अब उसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करनी ही पड़ेगी। जब वो खुद ये पता कर लेते हैं कि हमारे फैंक के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, वो उसे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ब्रेक थ्रू कैसे किया, क्योंकि विदाउट रूट्स इट्स इम्पॉसिबल। फैंग होता है उसे सब कुछ सच बताने ही वाला होता है। इतने में ही बाहर से एक बंदा आता है, वो बोलता है कि फुल मून सेट के बंदे यहाँ पे है, वो आ चुके हैं मीटिंग के लिए, तो आपको चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है बाहर होते हैं वो भी मून सेक्ट वाले, वो बोलने लगते हैं कि आपके सेक्ट में एक बंदा नहीं आ रहा, अपने सेट को सेट कहते हैं, कब तक चलाओगे ऐसा खाली सेक्ट। यहाँ जो बोलने लगती है कि साली ये जगह ही मुझे पसंद नहीं है, पहले तो ये फैंग लौंडा मेरे पीछे पड़ चुका है और ऊपर से ये साले बंदे मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, तो हम कल्टीवेशन करें तो करें कहाँ। और पूरे एटीट्यूड के साथ क्या होते हो बाहर जाते रहो, बोलते हैं कि तुम अपना काम बताओ, फालतू की बकचोदी तो तुम करो ही मत। सामने खड़ा हुआ बंदा होता है वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा नाम लियो किंग जो है, मैं शायद सही बात कर रहा हूँ, या फिर तुम स्पिरिट स्टार्ट सेट की जो भी है वो सेट लीडर हो। वहाँ के मून सेट के लीडर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अपने सेट को ज्वाइन करने के लिए 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन है वो मांगे थे, तो बस मैं चाहता हूँ कि जिस बंदे ने भी तुम्हारा सेट है वो ज्वाइन किया हो, वो और हमारे सेट के एक आध बंदे के बीच में एक हल्का सा मैच हो जाए। क्या जो सोचने लगते हैं कि पहले तो अगर मेरे पास एक स्टूडेंट ना होता ना तो मैं इसके मुंह पे इसको मना करती, बट ये साला ये बंदा यानी फैंग हमारे पास है, अब हम इसको मना भी तो नहीं कर सकते। इतने में ही क्या को एक आइडिया आता है, अगर ये बंदा यानी फैंग होता है इन लोगों से फाइट करेगा और अगर वो ये इनसे हार जाता है तो मैं इजीली इसे धक्के मार के अपने सेट से निकाल सकती हूँ और मेरे पास वैलिड टॉपिक भी होगा। जो होती है वो बोलने लगती है कि फैंग देखो तुम्हारे सामने जो अपोनेंट खड़े हैं वो तीनों के तीनों 9th लेयर के ऊपर वाले बंदे हैं, तो तुम्हें अपने हिसाब से वो सोचना है, या तुम्हें हमारे सेट की इज्जत डुबानी है या फिर अपनी जितानी है। फैंग होता है वो बोलता है कि मेरे हेवनली थंडर तालिस्मान है वो किस दिन काम आएंगे बेटी, पर इतने से पहले वो इसे यूज करने से पहले अपनी मास्टर यानी क्वांजो से बोलता है क्या मैं इस मैच में अपने तालिस्मान इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उसे एग्री मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। इसी के साथ हमारा जो फैंग होता है वो मैदान में आ जाता है लड़ाई लड़ने के लिए और तीनों डिसाइपल उसके सामने भूखे शेर की तरह खड़े होते हैं कि आओ बहनचोद खा जाएंगे तुमको। पर मैदान में एंट्री मारते ही हमारा लौंडा यानी फैंग होता है वो इतने ज्यादा बड़े तालिस्मान की एंट्री करता है कि भाई अब तो नहीं बचोगे। इसने हेवनली थंडर तालिस्मान का पूरा माउंटेन खड़ा कर दिया होता है, इसका मतलब है कि तू तो गया बेटे। और मजे की बात तो यह है कि यहाँ पे हर एक तालिस्मान का ग्रेड है वो 9th लेयर से ऊपर वाला है। अब जो मून होते हैं फुल मून सेक्ट वाले लीडर वो बोलने लगते हैं इसकी माँ का हमारे सेक्ट के जितने ही बंदे लड़े से वो हार जाएंगी, क्योंकि इसका एक तालिस्मान पड़ते ही हमारे सेक्ट की फटके हाथ में आ जाएगी। हमारा फैंग होता है वो ईविलो की तरह बोलता है तू तो गया भाई, अब तू बचने नहीं वाला, और इसी के साथ उसके ऊपर साले तालिस्मान है वो फोड़ने लगता है। और हमारा फैंग होता है वो एक ही बार में सभी की माँ बहन बाप भाई सब कुछ है वो ऐड कर देता है और वो बोलने लगता है कि तुम तो गए। दूसरी तरफ से डिसाइपल बोलते साले क्या मारना चाहते हो जान से। फैंग के देख को तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसके अंदर से एक डीमन होता है वो उसे इंकरेज करके बाहर आने लगता है। और दूसरी तरफ से क्यान जो और सेक्ट लीडर भाई होते हैं वो एकदम सदमे में आगे होते हैं कि ये साला कर क्या रहा है, ये हमारे सेट को ही बर्बाद कर देगा। अब वो बोलने लगते हैं कि साले ये पागल है या फिर इसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि 9th रैंक के हेवनली थंडर रिलम कार्ड है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अराउंड एक तालिस्मान की कॉस्ट होती है 1000 कोर, और ये बंदा पहाड़ के साथ खेल रहा है, या फिर ये पागल है या फिर इसके पास बहुत पैसा है। कहीं ये भाई जेठालाल का रिश्तेदार तो नहीं, क्योंकि अपने भाई के पास भी बहुत पैसा है। अब मैदान में इतने ज्यादा धमाके होने लगे होते हैं कि सामने की तरफ से डिसाइपल बोलते हैं अरे मास्टर जी हमको बख्श दो, हमको यहाँ से जाने दो, ये बंदा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और दूसरे डिसाइपल भी बोलते हैं कि सर इसका एक तालिस्मान ढूंढने में हमारी तो फट रही है। सभी बोलने लगते हैं कि हमें इस सेट को है वो उलझाना नहीं चाहिए, अगर ये थोड़ा भी है वो गुस्से में आ गया तो हमारी तो ये ऐसी की तैसी कर देगा। फैंग होता है वो थोड़ा पागलों की तरह है, वो हमारी सेक्ट लीडर ज्ञानजुए को देखने लगता है और उसे भी ये थोड़ा वियर्ड लगता है, बट जो भी हो लौंडा मैच जीत चुका है। ज्ञानजुए को ये लगने लगता है
है कि कहीं फैंग ये तो नहीं सोच रहा कि मैंने उसकी जान की कोई परवाह ना करते हुए उसे सीधा अरेना में वो उतार दिया। अगर वो मरता है तो मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है ऐसा सोच के। और अब क्यांशुए को भी लगने लगता है कि अगर मुझे अपनी इज्जत को आज बचाना है तो थोड़ा सा लुटाना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा था। अब हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी तक हमारे फैंग ने धमाके बंद नहीं किए होते हैं। वो सारे स्टूडेंट को अभी भी पेले जा रहा होता है, पेले जा रहा होता है। फैंग को काफी मजा आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि भाई रुक क्यों गए यार, चलो और फाइट करते हैं यार, मैं वैसे भी बोर हो रहा था तो तुमने मेरे मजे करवाने में काफी ज्यादा मजे वो करा दिए, सही में मजाक से हटके। सारे डिसाइबल होते हैं, वो अपने सेक्ट लीडर के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर जी बचा लो, ये हमें मार देगा। सेक्ट लीडर भी सदमे में बोलता है कि साले हमने गलत ही पंगा ले लिया, इन्होंने ऐसे स्टूडेंट को भर्ती किया है जिसकी औकात इनके सेक्ट लीडर के भी पार है, तो हम इसे क्या ही छू लेंगे। और वो बोलते हैं कि लगता है हमने अपनी कब्र है वो खुद ही है वो खोद ली है, साले ये हमें पता नहीं कब जाके खोद डाले। अपनी जान बचाने के लिए वो सारे लोग होते हैं वहां से निकल जाते हैं। वो बोलते हैं कि सेक्ट लीडर हमें जरा माफ कीजिएगा, हम कभी फिर आएंगे आपसे, और अभी आपने आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट की इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, आपके लिए आप अगली बार कोई अच्छा गिफ्ट लेके आएंगे। और ऐसी फटी हुई हालत में भाईजान निकल लेते हैं एक पल के ही पल में। वहां से निकल ही चुके होते हैं, इतने में ही क्यांशु उसके सामने आ जाते रहो। बोलते क्या तुमने हमारे सेट को समझ क्या रखा है, तुम्हारी मर्जी, जब आओगे तब जाओगे और हमारे साथ कुछ भी करोगे, इट्स नॉट अ बाय। अभी हमें पता चलता है कि हमारी सेक्ट लीडर यानी क्वान जो है वो प्रीमॉर्टल स्पिरिचुअल रिलम से वो बिलोंग करती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। अब फुल मून सेट को ये भी पता चल जाता है कि सेट के लीडर के पास इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो हमारे पूरे सेट को पल भर में ही खाक में मिला देगी। अब क्वान जो होती है वो उसे खुद से थोड़ा सबक सिखाने के बाद उन्हें वहां से जाने की परमिशन भी दे देती है। फैंग को है वो हमारी सेक्ट लीडर काफी ज्यादा रूड लग रही होती है, बट यार हमें तो इतनी क्यूट लगती है, क्या बोले, बट छोड़ो। अज्ञान जो होती है वो फैंग से बोलने लगती है कि फिलहाल के लिए अपने सारे तलिस्मान है वो अपने पास है वो रख लो या फिर यहाँ पे जमा करा दो, क्योंकि ये काफी डेंजरस हैं। इतने में ही जो हमारा फैंग होता है वो बोलने लगता है कि मैडम जी मेरी एक काम में थोड़ी सी हल्की फुल्की हेल्प कर दोगी। तो ज्ञान जो बोलते है कि ठीक है अपना काम बताओ पहले। फैंग बोलने लगता है कि मैडम जी मेरे पास है वो 900 तालिस्मान है वो भी बचे और मुझे ऐसे फेंकना है वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा खेल सकता हूँ उनके साथ। जो होती है वो बोलने लगती है साला तो मेरे को हल्के में ले रहा है, साला ये मेरी औकात के बाहर जा रहा है लगता है धीरे धीरे। कैंजुए को भी ये लग रहा होता है कि ये बंदा खुद की पावर या फिर कहीं अपने तालिस्मान की पावर कोई हल्के में ले रहा है, तो मुझे भी इसकी परवाह की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो उससे बोल देती है अच्छा ठीक है अगर तुम्हें इसे यूज करना ही है तो चलो मेरे साथ। और इसी के साथ वो लोग फाइनली अपने कीमती तालिस्मान की माँ भेड़े करने में लग जाते हैं। मंजर तो ऐसा हो रहा होता है कि जैसे दिवाली उसने पल भर में ही मना ली हो। पता नहीं भाई बात तो 900 की हुई थी, साले 3000 से ज्यादा कैसे फोड़ लिए इन लोगों ने। अब ज्ञानशी को अचानक से अपनी कुछ बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे पास्ट में उससे किसी ने कहा होता है कि आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करती हो, आपको थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, जिंदगी है मजाक नहीं है यार, आपको जिंदगी को भी एंजॉय करना है, उतना ही बखूबी जानना चाहिए जितना आप है वो अपनी कल्टीवेशन को जानते हो। पहले ज्ञान जो होती है वो इन सभी चीजों से दूर भागती है क्योंकि उसे एंजॉयमेंट से ज्यादा अपने गोल को अचीव करने में फोकस करना था। हालांकि ये वो भूल गई थी कि अपने गोल को अचीव करते समय अगर आपने एंजॉय नहीं किया है तो आपने उस पल को सिर्फ बर्बाद किया है। उसकी एक स्टूडेंट या फिर कहीं उसकी फ्रेंड ने कहा होता है कि अगर तुम पूरी जिंदगी कल्टीवेशन भी करती रही तो शायद तुम कभी ऊपर तक पहुंचो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी जिंदगी जी पाओगी? और आज के अंशु को उसके दोस्त की वो सारी बातें उसे याद आ रही होती हैं कि आखिरकार वो लड़की कितनी सही थी। और अब दूसरी तरफ हमें एल्डर भाई को दिखाया जाता है जो कि एकदम शांति से अपने कमरे में सोने का प्रयास कर रहे होते हैं, बट वो साले बाहर यानी सेक्ट लीडर और हमारे फैंग है वो पटाखे की जगह तालिस्मान जो फोड़ रहे हैं। एल्डर भाई होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि उनके दुश्मनों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, इसकी वजह से वो सीधे कपड़े पहनते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। वो बाहर जाके बोलते हैं अरे साले क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, क्या एक मिनट समझाने की थोड़ी तकलीफ करोगे? जो होती है वो बोलने लग जाए अरे कुछ नहीं एल्डर भाई, हम यहाँ पे तो सिर्फ है वो मजे कर रहे हैं, थोड़े तालिस्मान की माँ बहने कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे बैठिए तनिक मजे लीजिए, आपको भी थोड़े जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। और जैसे ही फैंग बोलता है एल्डर भाई यार हम यार अकेले ये सब फोड़ते फोड़ते हैं वो बहुत ज्यादा थक गए, अगर आप भी हमें थोड़ा ज्वाइन करेंगे तो हमको भी थोड़ी खुशी होगी कि नहीं होगी, बोलो आप। एल्डर भाई बोलते तेरी माँ का साले इतने ज्यादा तू तालिस्मान खर्च कर रहा, तुझे पता है इसकी कॉस्ट कितनी होगा, तू अमेरिका चौथा बट यहाँ पे अपनी हिम्मत दिखाओ का। एल्डर भाई होते हैं वो ज्ञान से बोलने लगते हैं कि सेक्ट लीडर आप भी, ये लौंडा तो पागल है और आप इसकी पागलपन में इसका साथ दे रही है तो भाई गलत बात है, आपको भी मानना चाहिए ना यार। इतने में ही फैंग होता है वो डोडापन करते हुए बोलता है कि एल्डर भाई जरा ये रिंग तो पकड़िएगा, इसमें शायद ज्यादा नहीं बस 1 लाख स्पिरिट स्टोन है वो आप रख लीजिए। क्या है ना बुढ़ापा आपके ऊपर हावी होता जा रहा है तो थोड़े ऐश वैश कीजिए, मसाज वसाज करवाइए, रशियन वशियन खरीदिए। एल्डर भाई बोलते हैं तू मेरे को बुढ़ा बोल रहा है भाई, अच्छा मैं समझ रहा हूँ तू मुझे कहना क्या चाहता है। और इसी के साथ वो अपने कपड़े फाड़ते और वो बोलते है कि देख साले डोले, ऐसे डोले खरीद करने के लिए तुम जैसे लॉन्डो की फट जाती है, बट हमें तो नवाबी शौक है। एल्डर भाई भी बोलते हैं अगर तुम पागलपन कर ही रहे हो तो मुझे भी साथ में लो, अब मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ तालिस्मान की माँ बहन। एल्डर भाई होते हैं वो रॉकेट मशीन बन जाते हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके वो सारे तालिस्मान की एक एक कर देते हैं। और तालिस्मान वेस्ट करने के बाद हमारे फैंग को 100+ पॉइंट है वो मिल जाते हैं उसके सिस्टम के जरिए। फैंग अपने मन में बोलने
बोलने लगता है कि अगली बार अगर मुझे टास्क कंप्लीट हुआ होगा ना, मैं एल्डर भाई से जरूर हेल्प मांगूंगा। सालों ने भाई यार एक ही पल में मेरा टास्क कंप्लीट करा दिया, भाई अजब ही आदमी है। वैसे ही करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं और हमें एल्डर भाई को दिखाया जाता है, जो कि बोलने लगते हैं कि मैंने 3 दिन सिर्फ उन तालिस्मान को फोड़ने में ही है वो लगा दिए हैं, इसके कारण मेरी पूरी एनर्जी भी ऑलमोस्ट है वो खत्म हो चुकी है। तो एल्डर भाई नवाबी से चौधे होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा फैंग, अगर तुझे कभी भी जरूरत हो, अगर तुझे कोई भी फिजिकल काम करवाना हो, इस बूढ़ी जान के पास आना है, इसकी जान के पास अभी इतनी पावर है कि तेरी फाड़ देगा। दूसरी तरफ क्यांशिया होती है, वो बोलने लगती है कि हमारी सेक्ट में मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमारे सेक्ट का कोई फ्यूचर है, बट पता नहीं यार कब क्या हो जाए। इतने में ही क्यांशिया होती है, वो एल्डर भाई के पास आके उनसे मजाक करते हुए बोलते कि एल्डर भाई आप यार कितने फेमस बंदे और आप इसके सामने सिर्फ कुछ स्टोन्स के लिए वो बिक रहे हो। एल्डर भाई बोलते हैं नाना मैडम ये बात नहीं है कि हम तो यार बहुत पावरफुल हैं, हमें अपनी पावर दिखाने का एक मौका तो मिलना चाहिए। और आज जो हमारे फैंग ने मनी वेस्ट की होती है, उसके लिए उसको 1000 पॉइंट है वो मिले होते हैं, जो कि उसका लार्जेस्ट अमाउंट होता है। अब फैंग होता है वो बोलने लगता है कि अगर मुझे इतने ज्यादा पॉइंट मिल ही चुके हैं तो मुझे अपने की गैदरिंग रिलम पे जाने का सफर है वो शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे अभी हैं तो यूज करने में कोई बुराई नहीं है। फैंग बोलने लगता है कि अभी फिलहाल मेरे पास है वो 1410 है वो स्पिरिट ग्रैंड पॉइंट है, और अगर मैं अपनी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में अगर 9 लेवल भी क्रॉस करता हूँ की गैदरिंग की, तो अराउंड मेरे पास 510 बच जाएंगे। और अगर मैं चाहूँ तो उनसे काफी जार्स लेके अपने आप को फिर से रिप्रोटाइज कर सकता हूँ। फैंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि फिलहाल हमारे सेट के अंदर सिर्फ 3 लोग हैं, और अगर मैं एल्डर भाई के ऊपर ही सिर्फ निर्भर रहा अपने पैसे खर्च करने के लिए, तो शायद मेरी स्पीड है वो काफी कम हो जाएगी। अब इसी तरह फैंग होता है वो सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँ कि अपने साइड के अंदर कुछ बंदों को है वो ऐड करवा दूं, जिससे मैं उनके ऊपर पैसे खर्च करूँ तो मेरे को इनडायरेक्टली प्रॉफिट तो हो जाएगा, और इससे हमारी मास्टर भी मुझसे काफी खुश होंगी, क्योंकि यार भाई मैं उनकी इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही करा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। और वो अभी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको इसका ये आइडिया काफी ज्यादा ये वो बेटर लग रहा होता है। इसी के साथ वो दरवाजे के बाहर जाके दरवाजे की कुंडी खड़का देता है। में ही एक बंदा होता है बाहर से किवाड़ खटखटाता है, वो बोलता है कि सुनिए जी, क्या आपको अपने लिए कोई सेक्ट में मतलब एक बंदा चाहिए, मतलब डिसाइपल चाहिए? मैं एग्री कर रहा हूँ। हाँ, ये एपिसोड या फिर कहें पार्ट होता है वो यहीं पे समाप्त होता है, और अगला पार्ट है वो आपको कल या परसों मिलेगा अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो। और सॉरी कि मैं अचानक से एनीमे से मानवा डाल रहा हूँ, और वो भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं जिस वे में एनीमे एक्सप्लेन करता हूँ उसके लिए मैं जो साधन उपयोग करता हूँ वो अभी मेरे पास है वो नहीं है। अराउंड 1 वीक के बाद मेरे पास मेरे सामान आ जाएंगे, उसके बाद मैं आराम से एक्सप्लेनेशन है वो करूंगा। और यार सपोर्ट दिखाओ तो मैं जल्दी वीडियो डालता हूँ, मैं भी 2 वीडियो। टिल द एंड बाय, गुड बाय, सायोनारा और सायोनारा।